हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियांक किशोर है। 2018 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मुझे 274 रैंक मिली थी। वो मेरा पहला अटेम्प्ट था। 2019 मेंस में भी मैं अपीयर हुआ हूँ, जो कि मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। इस वीडियो में मैं डीकेटी के माध्यम अपने एक्सपीरियंसेस 2019 मेंस के और 2018 और 19 के बीच में कंपैरिजन भी ड्रॉ करूँगा। साथ में फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कुछ एडवाइजेस भी होंगे कि वो मेंस लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले हम जीएस पेपर 4 से स्टार्ट करेंगे। अगर जीएस पेपर 4 अगर हम इस साल देखें तो ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में स्लाइटली ईजियर था, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं जीएस 4 में वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में, मतलब पब्लिक ब्यूरोक्रेसी के बारे में और गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इथिक्स में। केस स्टडीज़ एंड 10 मार्कर्स, सारे क्वेश्चंस ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड हैं। पहले के तुलना में जब से इथिक्स पेपर अगर आप देखें 2014, 15, 16 में, तो पर्सनल इथिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, जैसे कि व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू, मेंशन वन इंस्टेंस व्हेन यू वर ऑनेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। बट पिछले 2 साल से अगर हम देखें तो एक सिग्निफिकेंट टिल्ट हुआ है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो जीएस पेपर 4 में 10 मार्कर्स हैं अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोबिटी इन गवर्नेंस के बारे में है, इंटेग्रिटी इन सिविल सर्वेंट्स के बारे में है, सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ के बारे में क्वेश्चंस हैं, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन है, सिटीजन्स चार्टर के बारे में क्वेश्चन है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे सिलेबस में मेंशन्ड है और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मतलब आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आई थिंक एग्जामिनर का डिमांड भी ये है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स लिखें इन क्वेश्चंस को। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल और लास्ट ईयर के इथिक्स पेपर को देखने के बाद कि आप अपने जो भी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड पार्ट्स हैं सिलेबस में, उनको बहुत अच्छे से तैयार करें। इनफैक्ट इस साल का पेपर जो मैं लिख रहा था तो मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि इथिक्स इन गवर्नेंस का पेपर 4 जो है, इथिक्स रिपोर्ट 4 जो है, एआरसी रिपोर्ट इथिक्स इन गवर्नेंस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस पर्टिकुलर पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। मोर देन 60-70% ऑफ द पेपर कैन बी ईजिली अटेम्प्टेड अगर आप ने इथिक्स इन गवर्नेंस वाली रिपोर्ट अच्छे से पढ़ रखी हो। उसके मैं एडवाइस दूंगा कि आप इथिक्स इन गवर्नेंस रिपोर्ट के समरी बना लें, शॉर्ट नोट्स बना लें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करें ताकि उनके दिए हुए कॉन्सेप्ट्स आप यूज़ करें। जैसे कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पे जो क्वेश्चन था, या हाउ डू यू इंट्रोड्यूस प्रोबिटी इन गवर्नेंस वाले क्वेश्चंस थे, इसमें इथिक्स रिपोर्ट के आप कॉन्सेप्ट्स जैसे कि इंटेग्रिटी पैक्ट, रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ ऑफिसर्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप स्ट्रेट अवे यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूल्स एक्ट जो कि इकोनॉमिक सर्वे ने यूज़ किया था, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप स्ट्रेट अवे आंसर्स में अपने यूज़ कर सकते हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत हाई यील्डिंग होगा। तो आई वुड एडवाइज दोज एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तक इथिक्स इन गवर्नेंस वाली रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, उसको एक बार जल्द से जल्द पढ़ ले। एंड अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट उनके जितने भी रिकमेंडेशंस हैं उसका आप इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस को एक बार नोट डाउन कर लें और उसको आप अपने आंसर्स में यूज़ करें। सिमिलरली अगर हम केस स्टडीज़ की बात करें तो केस स्टडीज़ भी इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। सिविल सर्वेंट्स को जो आमतौर पे डिलेमा फेस करनी पड़ती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जितने भी होते हैं, इस टाइप के डिलेमास पे सारे के सारे केस स्टडीज़ बेस्ड थे। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर केस स्टडीज़ स्लाइटली ईजियर थे। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो एक एडवर्ड स्नोडेन से रिलेटेड केस स्टडी था जिसमें एक बैलेंस्ड व्यू तक पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट था। राइट टू प्राइवेसी एंड डेमोक्रेसी के बीच में आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना था। इस टाइप के कोई भी आई वुड से कंट्रोवर्शियल केस स्टडी इस बार नहीं थी। आप सिंपल केस स्टडीज़ थे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा एडवाइस जीएस पेपर 4 देखने के बाद 2 रहेगा टू समराइज। एक कि आप इथिक्स गवर्नेंस वाली रिपोर्ट पढ़ लें और दूसरा अपने केस स्टडीज़ को मैकेनिकल ना बनाएं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उन्हें इथिक्स में कम मार्क्स आने लगते हैं तो वो बहुत जगह बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इथिक्स मॉड्यूल और ये सब ज्वाइन कर लेते हैं। ये सब केस स्टडीज़ में मेरे हिसाब से आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप डिफरेंट मॉड्यूल्स वगैरह ज्वाइन करें। आप अच्छी तैयारी करें, अपना स्टैटिक पोर्शन ठीक से तैयार रखें
और उसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें बोथ अपने 10 मार्कर्स में एंड इथिक्स, जो इथिक्स के केस स्टडीज़ हैं उसमें। तो ये हुआ जीएस पेपर 4 का बात। इजी पेपर था और जितने भी एस्पिरेंट से मैंने बात की उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई इथिक्स पेपर 4 के बाद। अब हम बात करेंगे जीएस पेपर 3 के बारे में। देखिए, इस साल मेंस का जनरल स्टडीज़ एक जनरल कंसेंसस है, जो कि मैंने लास्ट ईयर के टॉपर्स से बात की है, और एक जनरल कंसेंसस है कि जनरल स्टडीज़ स्लाइटली डिफिकल्ट था पिछले साल के कंपैरिजन में। इसका रीज़न ये है कि जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों थोड़े से आर्बिट्रेरी थे और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस थे दोनों में। तो आप जो कन्वेंशनल रीडिंग या कन्वेंशनल करंट अफेयर्स जो हम पढ़ते हैं डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल से, वो काफ़ी ज़्यादा रिडंडेंट थे बोथ जीएस 2 के लिए एंड जीएस 3 के लिए। जीएस 3 के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सिलेबस से मेड थे क्वेश्चंस, बट बहुत ही सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। जैसे कि नेशनल वाटरशेड मिशन वाला क्वेश्चन था। नेशनल वाटरशेड मिशन एक बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है जो कि अभी पूछा गया है। ये 4 साल या 5 साल पुराना प्रोजेक्ट था। सिमिलरली अगर हम सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस देखें तो ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में क्वेश्चन जो आया था, जो कि नॉर्थ ईस्ट फिल्ट्रेशन के बारे में जो क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चंस नॉर्मल करंट अफेयर्स मॉड्यूल के बेसिस पे आप नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए आपको एक नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए और आपका स्टैटिक पोर्शन अच्छे से तैयार होना चाहिए। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स वाला जो क्वेश्चन है, बहुत लोग कह रहे हैं कि नया है, बट अगर आप देखें तो अर्बन नक्सलिज्म इस बार काफ़ी न्यूज़ में था। तो जैसे अर्बन नक्सलिज्म एक फ्रंट है, वैसे ही ओवरग्राउंड वर्कर्स भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक फ्रंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस इस बार जीएस पेपर 3 में थे जो आपके स्टैटिक नॉलेज को जिस स्टैटिक नॉलेज का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा था जीएस पेपर 3 में। साइबर डोम प्रोजेक्ट वाला जो क्वेश्चन था, ये बहुत ही कम एस्पिरेंट्स को ठीक ढंग से पता था कि साइबर डोम प्रोजेक्ट क्या है। इनफैक्ट यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि साइबर डोम प्रोजेक्ट जिस दिन मेंस का जीएस पेपर 3 था, सेम डेट हिंदू न्यूज़पेपर में साइबर डोम पे आर्टिकल आया। मतलब ये न्यूज़पेपर्स में भी कवर्ड नहीं था ये प्रोजेक्ट। तो मेरा एडवाइस जीएस पेपर 3 के लिए रहेगा, जो कि डिफिकल्ट था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, कि आप सिलेबस के वर्ड्स को उस पे आप 1 पेजर नोट्स तैयार कर लें, हर एक वर्ड पे अपना स्टैटिक पोर्शन तैयार कर लें, और साथ में लॉन्ग टर्म न्यूज़पेपर रीडिंग को कभी भी निगलेक्ट ना करें। 1.5 न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ना चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स और हिंदू न्यूज़पेपर को कवर टू कवर। अगर आप 1.5 ईयर्स के लिए रिलीजियसली ये काम कर रहे हैं तो जीएस पेपर 3 में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नाउ मूविंग ऑन टू जीएस 2। जीएस पेपर 2 इस साल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। आई डू नॉट हैव एनी क्वाल्म्स इन सेइंग दिस। इसका रीज़न ये है कि जो गवर्नेंस पोर्शन था वो बहुत डिफिकल्ट था। आमतौर पर अगर हम लोग जब जीएस 2 की तैयारी करते हैं तो हम लोग हेल्थ केयर, एजुकेशन, लिटरेसी, पॉवर्टी, इस टाइप पे जनरल तैयारी करते हैं। बट इस बार जो गवर्नेंस के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी डिफिकल्ट थे, और एग्जाम के प्रेशर सिचुएशन में उन सब आंसर्स के लिए, उन सब क्वेश्चंस के लिए सटीक आंसर रिप्रोड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट था। अगर हम देखें वो न्यू लिबरल डेवलपमेंटल पैराडाइम वाला क्वेश्चन था, वो उसके वर्ड्स को समझना या एग्जैक्ट उस क्वेश्चन के डिमांड को समझना काफ़ी डिफिकल्ट था। सर्विस सेक्टर पे एक क्वेश्चन आया था, ये भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। उसके बाद जीएस पेपर 2 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे। तो एस्पिरेंट्स को ये डिफिकल्टी आ रही थी कि क्वेश्चन में ही आपके पॉइंट्स कवर्ड थे, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में, तो क्या लिखें। तो कैट वाला क्वेश्चन था, अटॉर्नी जनरल वाला जो क्वेश्चन था, इन क्वेश्चंस के लिए 150-250 वर्ड्स लिखना बहुत डिफिकल्ट था। अगर हम बात करें जो अटॉर्नी जनरल वाले क्वेश्चन थे, लक्ष्मीकांत अगर कोई पढ़ता है उस पूरे चैप्टर में 250 वर्ड्स नहीं दिए होंगे अटॉर्नी जनरल पे। तो इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आप जीएस पेपर 2 के लिए थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन इवॉल्व करें, और न्यूज़पेपर रीडिंग में जो भी आप पढ़ रहे हैं न्यूज़ में, जैसे कैट न्यूज़ में आता है या अटॉर्नी जनरल न्यूज़ में आता है, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ऐसे आंसर्स में जब आपके पास कंटेंट कम है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स जो मॉड्यूल्स हैं वो थोड़ा सा बैकसीट पे जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 अगेन लाइक जीएस पेपर 4 वाज कन्वेंशनल। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, एज हैज़ बिन हैपनिंग इन द लास्ट 3-4 ईयर्स। ज्योग्राफी, हार्डकोर जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं थे।
ज्योग्राफी के 3-4 क्वेश्चन ही थे। एक ओशन करेंट्स और वाटर मास पे क्वेश्चन था। वाटर मास वाला क्वेश्चन स्लाइटली ट्रिकी था, बट दैट इज द ओनली ट्रिकी क्वेश्चन इन द एंटायर जीएस पेपर 1। सो आई वुड से जीएस पेपर 1 वाजंट वेरी डिफिकल्ट। 2-3 क्वेश्चन ज्योग्राफी पे थे, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पे क्वेश्चंस थे। तो आज के दिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जैसे कि पोल्यूशन, कोरल ब्लीचिंग, ऐसे क्वेश्चंस, एयर पोल्यूशन, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे इश्यूज पे यूपीएससी क्वेश्चन बना रही है। मैंग्रोव्स पे क्वेश्चन था, एक कोरल ब्लीचिंग पे क्वेश्चन था। तो मेरा एडवाइस होगा एस्पिरेंट्स के लिए कि जब वो ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पर खासा ध्यान दे, और जो हार्डकोर ज्योग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह, उससे क्वेश्चन अब पिछले 3-4 सालों से नहीं आ रहे हैं, तो स्लाइटली उस पर कम ध्यान देंगे, उससे भी काम चल सकता है। तो जीसी लियोंग किताब, जिसको एक ज़माने में बाइबल माना जाता था, जीसी लियोंग किताब अब रिडंडेंट है इन माय ओपिनियन, और करंट अफेयर्स बेस्ड ज्योग्राफी पूछा जा रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली तैयारी करें। मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि जीएस 1 पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसके 7-8 क्वेश्चंस थे, और 7-8 क्वेश्चंस थे वो गांधीयन फेस के बारे में एक क्वेश्चन था, सारे एक्सपेक्टेड एरिया से थे। अभी गांधी जी का के 150th एनिवर्सरी की बात की जा रही है, उससे रिलेटेड एक गांधी मूवमेंट पे एक क्वेश्चन था, 1857 रिवोल्ट पे एक क्वेश्चन था। ऐसे ही करके मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे, उसको कोई भी एस्पिरेंट अगर बिपिन चंद्रा या राजीव वहीर उसने पढ़ रखी है, तो ये क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेशली आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सोसाइटी मेरे हिसाब से जीएस पेपर 1 में गेम चेंजर होता है, और सोसाइटी के अगेन 8-9 क्वेश्चंस थे। तो सोसाइटी के लिए मेरा एडवाइस यही रहेगा कि जितने भी क्वेश्चंस इस बार पूछे गए, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट पे एक क्वेश्चन था, विमेन एम्पावरमेंट पे 2 क्वेश्चंस थे रादर, ये इन सारे पे आप शॉर्ट नोट्स तैयार रखें और उसको फिर एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करें। अगेन एग्जाम्पल्स के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनली आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि बहुत साल से फीचर नहीं हो रहा था, तो वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी इस बार एक क्वेश्चन था फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन पे, जो कि एक्सपेक्टेड है, जो कि एस्पिरेंट्स जिसकी तैयारी करते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी अगर आप इस बार देखें तो बहुत से एस्पिरेंट्स वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़कर जाने लगे थे। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि किसी भी एरिया को कंप्लीटली निगलेक्ट ना करें। एक टचिंग आइडिया आपके पास सिलेबस के हर एक कंपोनेंट का होना चाहिए, और इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री भी आप निगलेक्ट ना करें। आर्ट एंड कल्चर पे एक क्वेश्चन था ग्रेको रोमन आर्ट पे, ये भी गंधारा इन्फ्लुएंस एंड ग्रेको रोमन आर्ट, ये भी क्वेश्चन है जो आमतौर पर एस्पिरेंट्स अवेयर रहते हैं। तो जीएस पेपर 1 ऑन द होल अगर मैं कहूँ तो बैलेंस पेपर था, हर एक सेक्शन से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। मॉडर्न हिस्ट्री के 7-8 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 4-5 क्वेश्चन थे, सोसाइटी के 7-8 क्वेश्चन थे। और एक चीज़ जो कि यूपीएससी ने फिर से इस बार पूछा है, वो है फैक्टर्स बिहाइंड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन, उस पे 2 क्वेश्चंस थे। तो 3-4 साल से यूपीएससी फीचर नहीं कर रहा था फैक्टर्स बिहाइंड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन, और उस पे 2 क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इजीली डूएबल थे अगर आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर किया हो। तो ऑन द होल अगर मैं जीएस पेपर 1 से 4 की बात करूं अब, तो जीएस 2 और जीएस पेपर 3 ये दोनों स्लाइटली ट्रिकी थे पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि आपके पास एडिक्वेट कंटेंट नहीं था हर एक आंसर को एक्यूरेटली एनालाइज करने के लिए और एक्यूरेट आंसर्स रिप्रोड्यूस करने के लिए, जीएस पेपर 2 एंड 3 के लिए स्पेशली। जबकि जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 4 ये दोनों कन्वेंशनल थे। जीएस पेपर 4 वुड इन माय ओपिनियन बी द इजीएस्ट आउट ऑफ द 4, एंड जीएस पेपर 2 इज नो डाउट द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द फर्स्ट 4 पेपर्स। अब हम ऐसे पेपर के बारे में बात करें। ऐसे पेपर अगेन पिछले 4-5 सालों से एक ट्रेंड रहा है यूपीएससी का कि वो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स की तरफ मूव कर रहा है। फिलोसॉफिकल टॉपिक से यूपीएससी आई थिंक क्लैरिटी ऑफ थॉट इन एन एस्पिरेंट वो गेज करने की कोशिश कर रहा है। एंड जो सेक्शन 1 था उसके चारों के चारों टॉपिक्स कन्वेंशनल थे। 2 टॉपिक्स इसमें स्लाइटली मेरे हिसाब से ईजियर थे। एक जो करेज वाला जो टॉपिक था, और टॉपिक मैं भूल रहा हूँ, टॉपिक 3 जो था सेक्शन 1 का, ये दोनों स्लाइटली ईजियर एसेस थे फिलोसॉफिकल होने के बावजूद। आप स्पेक्ट्रल फ्रेमवर्क यूज़ करके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वाला जो फ्रेमवर्क टॉपर सजेस्ट करते हैं, उस फ्रेमवर्क से आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते थे। जबकि सेक्शन ए के फर्स्ट 2 एसेज, विजडम फाइंड्स ट्रूथ एंड सेकंड वाला, ये स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन थे। तो फिलोसफी या सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को सेक्शन ए डील करने में आसानी हुई होगी, और फिलोसॉफिकल टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से यूपीएससी ने एक ट्रेंड इवॉल्व किया है जिसमें वो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स कंसिस्टेंटली पूछ रहा है। तो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स हमें अब प्रिपेयर करना चाहिए।
सेक्शन 2 जो था ऐसे का, वो कन्वेंशनल था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन श्योरली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इस पे क्वेश्चन काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने प्रिडिक्ट भी कर लिया था। और ये जितनी बात की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, तो इट वाज नेचुरल कि एक ऐसे इस टॉपिक पे फीचर हो। हेल्थ पे जो क्वेश्चन था, हेल्थ पे जो ऐसे था, वो भी कन्वेंशनल था। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो ऐसे पेपर बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं थी। सेक्शन ए aspirants could have easily handled had they prepared philosophical topics in advance, and section 2 जो था वो issue based essays आपको लिखने थे, तो वो भी aspirants predict कर सकते थे। और ऐसे पेपर was slightly I wouldn't say easier than last year, it was as difficult as last year। अब कुछ पॉइंटर्स जो कि मैं अपने 2 साल के सिविल सर्विसेज एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक बात पे तो जनरल कंसेंसस है कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों स्टेज पे यूपीएससी हैज़ इवॉल्व्ड, एक एवोल्यूशन देखा गया है। और कोचिंग मटेरियल अब रिडंडेंट हो रहा है, कोचिंग सप्लाइड नोट्स का वैल्यू अब काफ़ी कम हो गया है। तो सर्टेन पॉइंटर्स विच एस्पिरेंट्स शुड कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। मेंस के लिए स्पेशली इस बार के बाद मैं बहुत सर्टेन हो गया हूँ कि यूपीएससी चाह रही है कि यू थिंक फास्ट एंड ऑन द स्पॉट क्रिएटिविटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर पेपर में एटलीस्ट 8-10 क्वेश्चंस ऐसे हो रहे हैं जिसके लिए आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो आपको उसी समय आंसर्स रिप्रोड्यूस करने होंगे। और इसके लिए फास्ट थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बहुत से एस्पिरेंट्स मुझसे कहते हैं कि पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, राइटिंग स्पीड ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से राइटिंग स्पीड के वजह से पेपर कंप्लीट नहीं होता है, थिंकिंग स्पीड का रिलेशन है पेपर कंप्लीशन से। तो हमारा पेपर इसलिए कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि हम सोचते धीरे हैं। और मोर सो अभी जैसे पेपर्स बन रहे हैं उसका एक रिक्वायरमेंट हो गया है कि हम काफ़ी ज़्यादा फास्ट सोचें, ऑन द स्पॉट सोचें और क्रिएटिवली सोचें, ताकि 8-10 क्वेश्चंस जो कि हर साल आ रहे हैं, जो कि पेपर में अनसीन हो, उसके आंसर्स हम उसी समय रिप्रोड्यूस करें। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्वेश्चंस GS2 में काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस थे, तो आपकी रीडिंग स्पीड भी काफ़ी, रीडिंग एंड प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी फास्ट होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर सही ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपकी रीडिंग स्पीड में काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है। तो क्वेश्चंस काफ़ी लॉन्ग हो रहे हैं और काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को एक्यूरेटली एड्रेस करने के लिए हमारी रीडिंग एंड थिंकिंग स्पीड काफ़ी तेज़ होनी चाहिए। उसके बाद मैंने जैसे कहा न्यूज़पेपर एंड जनरल अवेयरनेस, इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो 1.5 न्यूज़पेपर्स एस्पिरेंट्स को रीड करना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स और हिंदू न्यूज़पेपर कवर टू कवर, अगर आप इतना कवर कर रहे हैं तो मोर देन 70-80% ऑफ योर सिलेबस विल बी फिनिश्ड। एंड फाइनली एक लास्ट चीज़ जो कि मैं आपके अटेंशन में ले आना चाहूँगा वो ये है कि क्वेश्चंस के काफ़ी सारे सब पार्ट्स हैं, और इन सब पार्ट्स को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है हिडन सब पार्ट्स। मतलब एक्यूरेटली आप असेस नहीं कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो ऐसे हिडन सब पार्ट्स को एड्रेस करने पे ही आई थिंक मार्किंग अच्छी होगी, और दिस विल कम विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, बोथ यूपीएससी के एंड कोचिंग्स के, तभी आप सारे क्वेश्चन के सब पार्ट्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और एनालाइज कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं विच यू शुड कीप इन माइंड फॉर गिविंग योर बेस्ट इन जनरल स्टडीज़। एंड अब के दिनों में जब जनरल स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आने लगे हैं, पहले बस 70-80 ऐसे पेपर्स में मैक्सिमम होते थे, बट नाउ दैट इन एवरी पेपर द टॉपर इज स्कोरिंग 110-120। तो मैं कहूँगा कि जनरल स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। मेरी खुद की सिलेक्शन इज़ एट्रीब्यूटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट टू जनरल स्टडीज़। मेरे जनरल स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मैंने लास्ट ईयर किया था, और ऑप्शनल में काफ़ी कम होने के बावजूद मुझे रैंक आ गई। उसका रीज़न यही है कि जनरल स्टडीज़ को मैंने एडिक्वेटली इम्पॉर्टेंस या वेटेज दिया था अपने प्रिपरेशन में। तो आई वुड एडवाइस कि जनरल बस ऑप्शनल प्रिपरेशन ना करें, जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल दोनों में एक बैलेंस बनाएं, और जनरल स्टडीज़ के लिए जो पॉइंटर्स मैंने बोले हैं कीप दैट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग। माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 2020। थैंक यू।